आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। जब मैं देखूं कि हम किसको अपना आइडल मान सकते हैं तो उनमें से भीमराव अंबेडकर जी शायद सबसे सर्वोच्च जो रैंक है उस पर फर्स्ट नाम उन्हीं का ही आता है। मेरी नज़र में हम उन्हें भगवान कह सकते हैं, हमारे आइडल कह सकते हैं, या इस मानव जीवन के लिए एक वरदान कह सकते हैं। लोग उनको किसी कैटेगरी से या किसी कास्ट से जोड़कर उनकी महत्वता जो है उसको ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सभी ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट की बात करी है। उन्होंने इस देश के इवन उनके जो विचार है अगर उनको यूनिवर्सल भी देखा जाए तो इस सृष्टि के को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट अगर करना है हमें इसका, तो उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समाज में डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, वो किसी भी समाज को प्रोग्रेसिव नहीं बना सकता, उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकता, या लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा समाज सस्टेन नहीं कर सकता। जिसने भी नफरत को एक आधार बनाया है उन देशों का हाल आप देख सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका में आपने जो देखा, या और कंट्रीज का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रोथ उन्हीं कंट्री ने की है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग होना सबसे बड़ी बात है, और उसी को ही टारगेट करके सभी का डेवलपमेंट किया है बिना किसी नफरत के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। जब भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है तो संविधान की बात आना बहुत जरूरी है। संविधान में सबसे पहला जो है वो हमारी प्रिम्बल है, प्रस्तावना। प्रस्तावना में जस्टिस की बात हुई है। जस्टिस का मतलब न्याय। न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैंने कोई क्राइम कर दिया या किसी और ने कर दिया और या नहीं किया या मेरे साथ कुछ हो गया बस मैं न्यायालय में जाऊँ उसके लिए गुहार लगाऊँ। सिर्फ यही न्याय नहीं होता। न्याय का मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? सामाजिक न्याय का मतलब है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, या किसी और आधार पर भेदभाव ना हो, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना हो। यह है सामाजिक जस्टिस, कि सभी ह्यूमन बीइंग इक्वल हैं। इकोनॉमिक जस्टिस, जो देश के रिसोर्स है उस पर हर किसी का बराबर का अधिकार है। इसलिए जब देश आज़ाद हुआ तो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ही घरानों तक सीमित थी। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स को इन बाहुबलियों ने, जिनका राज था पहले, कितना सक्सेसफुल होने दिया। जिन्होंने भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, या उस दौर के जो लोग हैं उन सबको पता है कि उन्होंने सक्सेसफुल नहीं होने दिया। लैंड रिफॉर्म्स कुछ ही एरिया जैसे पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी, बस यहीं तक ही, केरला, यहीं तक ही सुधार हुआ इन्हीं रीजन्स में। सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो ईस्टर्न जो पार्ट है उसमें हुआ, और उस पार्ट की में आज भी फिर उतनी ही गरीबी और असमानता है। गरीबी और असमानता की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। उनका जो जड़ों का जो इतिहास है वो जो हमारी हिस्ट्री रही है स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, उनसे जुड़ा है। अगर वो जो जड़ें थी उनको नहीं काटा गया तो आप कितने ही वादे कर लो, पॉलिटिकल घोषणा ही कर लो, मैनिफेस्टो बना लो, ग्राउंड पे उसका कभी भी उतरना आसान नहीं होगा। इंदिरा गांधी जी ने जैसे प्री पेपर्स को ख़त्म किया, ये एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ा कदम। लेकिन आज भी वो किस लेवल तक हो पाया है ये विचार करने की बात है। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, आज भी हम बहुत सारे इंडेक्सेस हैं उसमें बहुत ही लो लेवल पर है। तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि
सभी का पार्टिसिपेशन हो, विमेन का, वीमेन का, इवन कैटेगरी का। हम जो असमानता का जो लेवल रहा है, हम उसे नकार नहीं सकते हमारे देश में, क्योंकि उसकी जड़ें भी बहुत गहरी हैं और बहुत बड़े लेवल पर संगठित तरीके से ऐसा किया गया है। तो उसमें भी समानता का मतलब है कि भाई हर लिंग को, हर जेंडर को और हर जाति को, हर कैटेगरी को इक्वल पार्टिसिपेशन मिले। इवन मजदूर को, किसान को, सभी को एक इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। लेकिन क्या देश 75 साल हो गए आज़ाद हुए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस क्या हम ला पाए आज भी? मेरे को लगता है कि इस दौर में, आज के अभी इस टाइम अगर देखें तो जो नफ़रतें हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो एक बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। यहाँ जाति के आधार पर आपका मर्डर कर दिया जाएगा, धर्म के आधार पर आपका मर्डर कर दिया जाएगा। इवन आपने अगर डेमोक्रेसी में, चाहे वो सरपंच के इलेक्शन हो, चाहे वो बड़े इलेक्शन हो, किसी को वोट नहीं दिया तो आपकी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी। कहते कि जब सांसद लगा लो या विधायक लगा लो या पार्षद लगा लो या फिर पंचायत समिति का मेंबर लगा लो, सरपंच लगा लो, एक बार आपने, लोकतंत्र में वोटिंग सिस्टम है, वोट दे दिया, जो भी कैंडिडेट जीतता है वो सिर्फ उन्हीं का ही सांसद, सरपंच, पार्षद या विधायक नहीं होता। जिसने उसको वोट दिया है वो पूरी पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है और उसके अंदर न्याय की भावना होनी चाहिए, उसके लिए सब इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे 5 साल वो उन्हीं के काम करेगा जिसने वोट दिया है। तो हमारे जो नेताओं की, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उनकी सोच तो इतनी दूरदर्शी थी, और जो नेता देश में बाद में पैदा हुए उनकी सोच इतनी थी, इतनी सी है, मुट्ठी भर सोच, छोटी सी सोच। जाति के आधार पर देश को बांट दिया, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, इवन जिसने वोट दिया है उसके आधार पर भी बांट दिया। कितने आपके अंधभक्त बड़े, फॉलोअर्स बड़े, उसके आधार पर बांट दिया। तीसरा है प्रेम्बल में एक इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या है? इक्वलिटी का मतलब है स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज में इक्वलिटी। इक्वलिटी लाने के लिए स्टेटस में और अपॉर्चुनिटीज में रिजर्वेशन लाया गया। एससी का रिजर्वेशन तो पहले से था, ओबीसी का तो 91 में आया रिजर्वेशन, और उसको ये कहा था कि जो रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए होना चाहिए। अब लोग इसी पॉइंट को पकड़ के बैठ जाते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो 10 साल के लिए ही था, ख़त्म कर दो। रिजर्वेशन के आधार पर इतनी समाज में नफरतें फैलाई गई, लेकिन उस पॉलिसी को लाने का जो मकसद था और किस तरह से उसको सक्सेसफुल करना था, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। अपॉर्चुनिटीज में इक्वलिटी का मतलब है कि भाई पहले से, जैसे जुडिशरी के 4 पिलर हैं, मीडिया, लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, सॉरी, मीडिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी। मीडिया, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मिस्टेक हो गई। इन चारों में पहले कुछ लोग ही जो पढ़े लिखे थे उन्हीं का प्रतिनिधित्व था। उनको आप किसी कैटेगरी से जोड़ सकते हो, कास्ट से जोड़ सकते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके लिए नफरत है। ठीक है भाई, वो पढ़ाई लिखाई का काम करते थे तो ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन उनका होना जरूरी था। लेकिन जब राजतंत्र खत्म हुआ, डेमोक्रेसी जब देश में आई, तो उसमें यह था कि जो जितने भी भाई हैं हमारे देश में या बहनें हैं, उन सब का पार्टिसिपेशन हमें सुनिश्चित करना होगा ताकि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकें। और इसलिए आरक्षण लाया गया कि भाई जो जातियां या जो कैटेगरी पहले से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनका तो काम यही है, तो वो ज़्यादा उसमें स्किल्ड होंगे। लेकिन जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनका अलग काम था, जो भी था, उनको अब आप उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करोगे तो थोड़ी सी उनको एक मतलब कहते हैं ना कि एक तो 20 किलोमीटर आगे से दौड़ रहा हो और एक 20 किलोमीटर पीछे खड़ा हो, तो जो 20 किलोमीटर पीछे खड़ा है उसको थोड़ी सी धक्का देना जरूरी है ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाए। और वो स्पीड कैसे बढ़ेगी, वो धक्का कैसे लगेगा? वो धक्का जैसे कि मान लो किसी पढ़ाना है तो अच्छे सरकारी स्कूल खोलो, क्योंकि वो इतने इकोनॉमिकली जो है वो साउंड नहीं है कि वो अपने बच्चों को इक्वल, जो पहले से एस्टेब्लिश लोग हैं उनके बराबर अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। क्योंकि एक तो मजबूरी है उनकी कि मजदूर वर्ग है और कोई है डे वर्कर्स, जो
डेली वेजेज वर्कर्स हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। गरीबी का जो आलम था वो बहुत बड़े लेवल पर था। तो एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल खोले गए, प्राइवेट स्कूल भी थे। आप जितने भी बड़े नेता देख लो, इनके बच्चे जो है वो जिन स्कूलों में पढ़े हैं, क्या आप सोच सकते हो? देहरादून में बहुत सारे स्कूल हैं, अजमेर में लॉर्ड मेयर स्कूल है, या ज़्यादातर ने फॉरेन से एजुकेशन ली है। तो जब इतने एजुकेटेड जो लोग हैं, उन्हीं का पार्टिसिपेशन पहले ले आएगा, नंबर आएगा। जब आपके बच्चों को उसी दौड़ में दौड़वाना है, तो आप उनका भी तो लेवल जो है एजुकेशन का बराबर होना चाहिए ना। लेकिन सरकारी स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन उनका जो हालत है वो सिर्फ ऐसी रही जैसे कि सिर्फ एक नाम के लिए, जैसे कि लोग बैठा दिए गए हैं कि वो आपको बस, हाँ टीचर बन गए, आप स्कूल में टीचर लग गए, और बच्चे जाते हैं खेल कूद के आ जाते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाते हैं। लेकिन वो लेवल तो नहीं है ना जिसमें नेताओं के बच्चे या पहले से एस्टेब्लिश लोगों के बच्चे पढ़े हैं। वो एजुकेशन जब इन बच्चों को नहीं मिलेगी तो कैसे पार्टिसिपेशन सुनिश्चित होगा? फिर इकोनॉमिक कंडीशन, कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी ठीक करना जरूरी है। अब जिसके घर की जो इनकम है वो डेली मजदूरी पर निर्भर है, तो क्या करते हैं माँ बाप कि बच्चों को मजदूरी पर भेज देते हैं। अब उनकी इस मजबूरी को ख़त्म करने के लिए उनकी इकोनॉमिक पोजीशन है वो भी साउंड करनी होगी। उसके लिए रोजगार के साधन जनरेट करने होंगे, नौकरियां जनरेट करनी होंगी, लेकिन हमने वो नहीं करी। धीरे धीरे जितनी थी हम उनको भी कम करते आए। फिर जो थी जिसमें हम लागू कर रहे थे, जो नौकरियां दे रहे थे, उसमें भी हम कॉन्ट्रैक्ट बेस ले आए, ठेकेदारी प्रथा ले आए, ताकि जो इनकम एक आ रही थी लोगों के पास नौकरियों के जरिए, उसमें में से भी आधी इनकम ही पब्लिक तक पहुंच सके और उनको बंधुआ मजदूरी उनसे कराई जा सके। जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 23 उसके अकॉर्डिंग वो एक इलीगल चीज है। भाई जो काम है उसका तो वेतन बराबर मिलना चाहिए ना। इसमें परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट वाला क्या करेगा? एक कॉन्ट्रैक्ट पे लगा टीचर भी उतने घंटे पढ़ाता है, एक परमानेंट टीचर भी उतने घंटे पढ़ाता है स्कूल में। तो फिर दोनों का वर्क अगर इक्वल है तो जो सैलरी है वो इक्वल क्यों नहीं? लेकिन ये सरकार की चालें होती हैं और पब्लिक को हमेशा बेवकूफ़ बनाया जाता है। पैसा नहीं है, ये है वो है, फिर भी पब्लिक जो है वो सेक्रीफाइस कर देती है कि देखो देश के लिए को चलाना है, पैसा नहीं है, और वो जैसा उसको पहले से स्टेटस मिलता आया है, गरीबी भुखमरी, उसी में जीता रहता है। लेकिन सरकारें कभी नहीं सोचती। वो क्यों सोचेंगी? क्योंकि वो तो वही लोग हैं ना जिन्होंने बरसों से, पीढ़ियों से राज किया है इस देश पर। वही सिस्टम में है आज भी, सिर्फ लोग नाम बदल गया है कि लोकतंत्र है, लेकिन असलियत में लोकतंत्र तो है नहीं। और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको अच्छे से लागू ना करते हुए, उसके इम्प्लीमेंटेशन में इतनी दिक्कतें जो थी उनको दूर ना करते हुए इस पॉलिसी को हथियार बनाया गया कि अच्छी बात है, रिजर्वेशन को ख़त्म ना करके इसको कंटिन्यू करते हैं। और जो किताबों में तो हमने दे दिया, किताबों में देने से इनका पार्टिसिपेशन तो सुनिश्चित होगा नहीं, तो हम इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना लेंगे और हर बार इलेक्शन जो है इन्हीं चीज़ों के नाम पर करेंगे। कभी तो हम कह देंगे कि भाई इस बार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दे देंगे, इस बार ओबीसी को दे देंगे, इस बार महिलाओं को दे देंगे, इस बार उसको दे देंगे। लेकिन हम ग्राउंड पे जो है उसको, किसी पॉलिसी को सक्सेस करने के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कभी लागू नहीं करेंगे। और इसके आधार पर हम समाज में नफरत फैलाएंगे और लोग जो है वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, कास्ट के आधार पर नफरत करेंगे रिजर्वेशन को लेकर। ऐसे ही महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात हुई। अब महिलाओं के साथ तो दोहरी मार है। इकोनॉमिकली तो वो साउंड है ही नहीं, उनका तो कहीं अधिकार ही नहीं है। भले ही न्यायालय ने माँ बाप और पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया हो, लेकिन आपको पता है कि ग्राउंड तक वो कहाँ तक लागू है और कहाँ तक नहीं है। कुछ तबके तक हो सकता है उसका लाभ पहुंचा हो, लेकिन उसका लाभ हर तबके तक नहीं है। और इकोनॉमिक रूप से वो साउंड नहीं है, और दूसरा उसका जो पार्टिसिपेशन है, फिर उसके साथ और भी चीज़ें जुड़ जाती हैं, सामाजिक बंधन जुड़ जाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती हैं। पति अलाउड करेगा कि नहीं करेगा, माँ बाप अलाउड करेंगे कि नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स में इतना रिस्क जो पॉलिटिक्स में है, इतने सालों का संघर्ष है, वो उसे कोई करने देगा कि नहीं करने देगा। तो उसका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए हमें रिजर्वेशन करना था, ताकि
हमारे समाज की मजबूरी हो जाए कि वुमेन को भेजना है, और उसमें भी फिर कैटेगरी वाइज करना था भाई, जो पॉपुलेशन जितनी है जिस कैटेगरी की उसके अनुसार। जैसे बिहार ने, यूपी ने, राजस्थान ने वीमेन जो रिजर्वेशन दे रखा है सिविल सर्विसेज में, जो स्टेट की सिविल सर्विस होती है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें भी होना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि वीमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में आने के बावजूद 2-3 बार आज तक पास नहीं होने दे रहे। क्या ये हम मान सकते हैं कि जो पुरुष प्रधान समाज है, बात करने में बुरी लगेगी, हो सकता है कुछ जो लोग इसको देखें तो उनको बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। जब आप बिल पास नहीं होने दे रहे, किसी बिल में खामियां हैं उसको दूर करने की बजाय, इसका मतलब तो ये है कि आप वीमेन को लीड रोल में देखना ही नहीं चाहते। वीमेन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस तो बने हैं, लेकिन वीमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बने हैं। और इस बात से डर क्यों कि वीमेन अगर आएगी तो इससे तो भला ही होगा ना, क्योंकि वो आपकी बेटी है, वो आपकी बहन है, उसका भी तो संबंध आप लोगों से ही है, या आपकी वाइफ है, या आपकी दोस्त है, वो आपकी दुश्मन नहीं है। तो ना तो हम जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो दे पाए, लिंग के आधार पर भी नहीं दे पाए, और फिर जो वैसे कास्ट के बेस पर या कैटेगरी के बेस पर है वो भी नहीं दे पाए, क्योंकि उसी में भी वही रिसोर्सफुल लोग जो पहले से थे वही एस्टेब्लिश होंगे। क्योंकि इलेक्शन जो है वो इतना महंगा हो गया है, इलेक्शन में जो अपराधीकरण है वो उतना बढ़ गया है कि एक नॉर्मल इंसान इलेक्शन में खड़ा होगा, सामने जो आपके खड़ा है वो अनाप्शन आप पैसा खर्च करने वाला है, अपराधी है प्रवृत्ति से, हर चीज़ खरीद रखा है, तो आपको वैसे ही नहीं टिकने देगा। तो आपके इलेक्शन लड़ने का, अपना टाइम वेस्ट करने का, जो थोड़े बहुत रिसोर्स है वो खर्च करने का आपके पास कोई उसका महत्व नहीं बच जाता। तो हम अंबेडकर जयंती तो मनाते हैं, लेकिन क्या उनके विचारों को हम आत्मसात कर पाए? दूसरा जो पिलर है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में देखिए कि बड़े जो पद है, ब्यूरोक्रेसी में आप जुडिशरी भी मान सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी मान सकते हैं, जुडिशरी मान लो, चाहे मीडिया मान लो, उसमें आप टॉप लेवल पर जो पहले से जिन घरानों से एस्टेब्लिश लोग थे, एजुकेटेड थे, रिसोर्सफुल थे, वही बैठे हैं आज भी। अब ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके से आम आदमी या वीमेन को भी उसमें पार्टिसिपेशन से रोका गया। सबसे पहले हिंदी मीडियम के स्कूल तो खुले, लेकिन उनका जो लेवल, हिंदी मीडियम या जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके स्कूल तो खुले, लेकिन उनका जो लेवल है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो इतना लो था कि वो एक जो जिनमें नेताओं के बच्चे, लॉर्ड मेयो स्कूल है या अदर स्कूल्स है, दून वैली स्कूल है, इनमें पढ़ने वाले या डीपीएस में पढ़ने वाले बच्चों से कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे कभी। तो जब उनसे कंपटीशन वो नहीं कर पाएंगे तो उस एजुकेशन का फ़ायदा क्या, जो आपको कंपटीशन के लायक ना बनाए? ये तो नाम मात्र का है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फिर सिविल सर्विसेज में हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम होना ये दिखाता है कि जो रूरल बैकग्राउंड से आने वाले जो बच्चे हैं या जो पुअर सेक्शन से आने वाले बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मतलब सामान्य परिवारों से, उनको रोकने का एक माध्यम है जो लोगों को पता ही नहीं है। यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी नहीं होना भी उसी का ही एक कारण है कि वो चाहते ही नहीं कि सामान्य बच्चे उसमें आए। उसके बाद सिलेबस है उसको ऐसा बना दिया जाएगा कि इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग बना जाएगा, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के या फिर जो रूरल, जो पुअर बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि वो तो हिंदी मीडियम क्षेत्रीय भाषाओं से पढ़े हुए लोग हैं। उसके बाद नया स्कैम चल गया, पेपर आउट। अरबों का या लाखों अरबों की इंडस्ट्री बन चुकी है पेपर आउट। आप इसमें इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन सरकारें इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाई। हर बार एंटी एग्जाम कराएगा और हर एग्जाम जो है पहले सबको पता है कि आउट होने वाला है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए जाते। उसके बाद साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में पक्षपात होता है, और जिसका भी इंटरव्यू हुआ है या नहीं हुआ, आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। जिसको सिलेक्ट करना होगा उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, जिसको नहीं सिलेक्ट करना होगा उससे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जिनका कोई आधार ही नहीं है।
किस तरह से आपका जो पार्टिसिपेशन है उसको रोक दिया गया है बहुत ही सोची समझी चाल से। लेकिन हम लोग आज भी जाति के आधार पर आपस में बट रहे हैं और लड़ाई करते हैं, नफरत करते हैं, धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, नफरत करते हैं। और इन्हीं नफरतों में हम अपने जो वास्तविक मुद्दे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, पोल्यूशन फ्री वातावरण चाहिए, वीमेन सेफ्टी चाहिए। इन सब मुद्दों को हम भूल जाते हैं और हम इसी में गर्व महसूस करने लगते हैं कि मैं इस जाति से हूँ, मैं इस धर्म से हूँ, मैं इस क्षेत्र से हूँ। तो हम किधर जा रहे हैं? नई जनरेशन को ये सोचने की ज़रूरत है और जो हमारे पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है कि जो बीज आप लोगों ने भी, जो पॉलिटिक्स वालों ने बोया, आप लोगों ने उसको सस्टेन किया और अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट किया उसको, उस बीज को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसा बीज बोने की ज़रूरत है जिसमें हर धर्म जाति से उठकर जो मानवता है वो सबसे ऊपर हो और हमारी जो लड़ाई है वो मुद्दों की लड़ाई हो। मुद्दों की लड़ाई, हमें रोजगार चाहिए। कौन नहीं रोजगार करके अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहना चाहेगा? क्या कोई रोज ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे झंडे उठा के लड़ना चाहेगा? कोई नहीं लड़ना चाहता। हर किसी को एक अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, ताकि वो अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ एंजॉय कर सके, दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है नई जनरेशन से और जो हमारे पेरेंट्स हैं कि अपने बच्चों को ये जातिवाद और धर्म का जो नशा है इससे दूर रखें और उनको एजुकेशन, हेल्थ इनकी तरफ मोड़ें और राजनेताओं को बाध्य कर दे 2024 के इलेक्शन में कि जो भी इन चीज़ों को मुद्दा बनाएगा, जाति को, धर्म को, क्षेत्र को या नफरत की राजनीति करेगा, उसको वो बाइकआउट करें। यही भीमराव अंबेडकर को हमारी असली श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।